नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। इस शो में हम कोरोना महामारी से जुड़ी नई नई जानकारियां लेकर आते हैं। देश विदेश के जाने माने विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को बुलाते हैं ताकि कोरोना के बदलते स्वरूप और वैक्सीन से जुड़ी नई और सटीक जानकारी आप तक पहुंचे। हमारा मकसद आपके डर को दूर करके आपको जागरूक करना है। आपके सवालों के जवाब भी देंगे हमारे एक्सपर्ट, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अदिति राजपूत। आज के हमारे न्यूज मेकर ऑफ द डे हैं डॉक्टर वीर पुष्पक, नेशनल हेल्थ सर्विस यूके से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। उनसे हम ब्रिटेन में बढ़ते मामलों और लॉकडाउन पर बात करेंगे, साथ ही साउथ अफ्रीका वाला जो स्ट्रेन है क्यों वो चिंता बढ़ा रहा है, इस पर भी उनसे हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले रुक करते हैं हमारी टॉप स्टोरी का। देश में ब्रिटेन के नए स्ट्रेन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज फिर 20 नए मामले सामने आए। उधर ब्रिटेन में एक बार फिर लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। नए स्ट्रेन के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उसने ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ा दी है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो क्षमता से ज्यादा मामले हो जाएंगे जिन्हें संभाला नहीं जा सकेगा। इधर भारत में लगातार राज्यों में स्कूलों को खोला जा रहा है। नए साल के बाद कई राज्यों में कई जगहों पर स्कूलों को खोला गया है। होटलों में आयोजनों की इजाजत में और बढ़ोतरी कर दी गई है और ढील दे दी गई है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नए स्ट्रेन को देखते हुए भारत में कुछ कड़े फैसले या पाबंदियां लागू करने की जरूरत है या नहीं। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दोनों खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अंजन त्रिखा हैं, एम्स अस्पताल में क्लिनिकल मैनेजरियल ग्रुप कोविड सेंटर के चेयरमैन हैं। और लंदन से जुड़ रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर वीर पुष्पक, नेशनल हेल्थ सर्विस यूके से वो हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर वीर पुष्पक, आपके पास मैं आना चाहूंगी। किस तरह की स्थिति है? लॉकडाउन को अब फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है और अब और ज्यादा सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि इमरजेंसी जो चीजें हैं अब वो चालू रहेंगी कि, लेकिन इस वक्त क्या स्थिति आप देख रहे हैं ब्रिटेन में? जी शुक्रिया अदिति, मुझे शो पे बुलाने के लिए और आप सबको नए साल की बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके शो पे पिछले हफ्ते था और मैंने आपको कहा था कि आई थिंक अगर अभी लॉकडाउन अनाउंस नहीं हुआ है, बोरिस जॉनसन ने अनाउंस नहीं किया है, तो वो करने वाले हैं। तो यही कल हुआ, उन्होंने फुल नेशन वाइड लॉकडाउन करा। इससे पहले हम पूरे कंट्री को डिवाइड कर रहे थे इन टियर सिस्टम्स, बट नाउ दैट हैज बीन रिमूव्ड एंड ऑल ऑफ यूके इज इन लॉकडाउन। तो जो सिचुएशन है वो काफी गंभीर है। पहले भी हमने देखा कि केसेस बढ़ते जा रहे थे। कल यहाँ पे 58,000 केसेस हुए हैं। 600 to between 600 and 700 डेथ्स रोज हो रही हैं, एंड दिस इज मच हायर देन द नंबर दैट वी सॉ इन मार्च। तो जो हमारी पहली स्पाइक हुई थी जहाँ पे लॉकडाउन हुआ था, उससे एटलीस्ट डबल नंबर्स हम देख रहे हैं इस टाइम पे। तो जो सारी फिंगर्स हैं वो एक ही तरफ पॉइंट कर रही हैं टुवर्ड्स दिस न्यू स्ट्रेन। और जैसे कि आपने कहा कि अब 2 स्ट्रेन्स जो हैं यूके में वो मिक्स हो गए हैं। जैसे कि यूके का स्ट्रेन जो है, जो यहाँ पे पाया गया था पिछले महीने, और साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन, दोनों ही यूके में काफी तेजी से फैल रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये जो नंबर्स हैं ये अभी कंट्रोल में आएंगे, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगेगा। और ये बात ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है कि जो नंबर्स आप आज देख रहे हैं उनके डेथ रेट्स आपको 2 या 3 हफ्ते बाद पता लगेंगे। तो अगर आज 58,000 केसेस हुए हैं और 600 कुछ डेथ्स हुई हैं, तो 2 हफ्ते बाद आप इन नंबर्स, एटलीस्ट डेथ रेट को आप सोच सकते हो कि ये इंक्रीज जरूर होगा। बिकॉज जो आज केसेस हुए हैं उनकी हॉस्पिटल एडमिशन होगी, फिर उनका 15 डेज का जो डिजीज प्रोसेस है वो होगा, और उसके बाद जो मोर्टेलिटी फिगर्स हैं वो हमें पता लगेंगे। तो यस, सिचुएशन इज क्वाइट सीरियस एंड इट हैज बीन फॉर अबाउट अ मंथ नाउ। बिल्कुल। डॉक्टर अंजन त्रिखा, जो डॉक्टर वीर पुष्पक बता रहे हैं, जिस तरह से वहां पर धीरे धीरे करके स्थिति जो है बेकाबू होती नजर आई। ये सितंबर अक्टूबर के आसपास की बात है जब मामले जो है नए स्ट्रेन के वो कुछ सामने आए थे। आप अभी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ देश में नए साल से कई राज्यों में स्कूल जो है उन्हें खोल दिया गया है और धीरे धीरे करके खोला जा रहा है। और अभी हमने ये भी देखा कि नासिक में 60 से ज्यादा टीचर्स जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा चेन्नई में हमने देखा एक होटल जो है वहां पर कम से कम 20 से 22 जो होटल के स्टाफ हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में मामले यहाँ पर भी बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि नए स्ट्रेन के मामले बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या थोड़ा सा खतरा पहले ही भापते हुए आपको लगता है कि हमारे देश में भी थोड़ी सी पाबंदियां लगा देनी चाहिए, खासकर बच्चों को स्कूल जाने से फिलहाल रोक देना चाहिए? शुक्रिया अदिति। पहले तो जो स्ट्रेन नया यूके में है उसके बड़े कम वायरस के पॉजिटिव लोग हमारे देश में हैं, कोई 60 या दिल्ली में 20 के आसपास या उससे भी कम। जो स्कूल खोलने की आप बात कर रहे हैं, स्कूल खोलना एक कैलकुलेटेड रिस्क होता ही है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, क्राउडिंग होती है, डिस्टेंसेस मेंटेन नहीं होता है।
तो ये इंडिविजुअल स्टेट्स को ही देखना पड़ेगा कि उनको स्कूल खोलने हैं कि नहीं। जैसे हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में स्कूल नहीं खुले हैं और ये मेरे ख्याल से ये स्कूल और 4-5 महीने नहीं खुलेंगे। तो जिन जिन सरकारों ने, स्टेट की सरकारों ने स्कूल खोले हैं, उनको दोबारा से वो अपने डिसीजन के बारे में सोचना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि वो दोबारा जो केस बढ़ गए हैं क्यों बढ़े हैं, और स्कूल दोबारा से बंद करके कोई लिमिटेड सा लॉकडाउन या पार्शियल सा लॉकडाउन के बारे में फिर सोचना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी ये जो नए मामले आए हैं नए स्ट्रेन के, जो हालांकि 58 मामले हैं, 20 अभी नए मामले यहाँ पर सामने आए, इसको लेकर फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि ये सवाल हम बार बार सभी जो वैज्ञानिक या विशेषज्ञ आते हैं उनसे हम आपसे इसलिए पूछते हैं ताकि क्या किसी तरह के कोई नए सिम्टम्स इनमें देखे जा रहे हैं या बिल्कुल पुराने के पुराने लक्षण जो हैं वो भी नए स्ट्रेन वाले मरीजों में देखने को मिल रहे हैं? हाँ, ऐसे कोई सिम्टम नहीं है जिसके कारण, अगर ऐसा सिम्टम मरीज में हो तो हम कह सकें कि ये नए स्ट्रेन से इन्फेक्टेड है पेशेंट या पुराने स्ट्रेन से। ये स्ट्रेन के बारे में सिर्फ ये बताया गया है कि ये स्ट्रेन फैलता ज़्यादा जल्दी है। ये हमें सोचना है और हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी एक वायरस होता है वो नेचुरली म्यूटेट करता है। म्यूटेशन जब होती है, यहाँ तो वो और इन्फेक्शियस हो सकता है या वो कम इन्फेक्शियस हो सकता है। ये जनरली पुराने वायरसेस में देखा गया है कि जब म्यूटेशन होती है तो वो कम इन्फेक्शियस हो जाते हैं। सो ये वायरस को बताया गया है कि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है। कुछ रिपोर्ट ऐसी भी आई थी कि ये यंग लोगों में ज़्यादा हो रहा है, और अभी ये डॉक्टर साहब ने यूके से बिल्कुल सही बात बोली कि जो आज पॉजिटिव होता है उसमें से कितने लोग सीरियस होते हैं और कितनी मौतें होते हैं वो हमें 15 दिन 3 हफ्ते के बाद पता चलता है। सो आज के दिन हम बड़े लकी हैं हिंदुस्तान में कि ये नए स्ट्रेन के जो पेशेंट्स हैं बहुत कम हैं और हमें ज़्यादा उसके बारे में अभी चिंता नहीं है। बट हमें सावधानी बरतनी है। हम उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हमारी सरकार लगी हुई है और उनको क्वारंटाइन करती जा रही है। सिम्टम वैसे ही हैं। बिल्कुल। डॉक्टर वीर पुष्पक, आपसे भी मैं सिम्टम्स के बारे में भी जानना चाहूंगी और ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह से ये मामले जिस वक्त नए स्ट्रेन के सामने आए थे उस वक्त शायद थोड़ी सी तेजी अगर दिखा दी जाती एक्शन लेने में तो शायद ब्रिटेन में स्थिति इतनी बेकाबू नहीं होती? जी बिल्कुल अदिति, आपने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। मैं पहले स्ट्रेन के बारे में बात करूं। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है, म्यूटेशंस कॉमन होती हैं वायरसेस में। यूके और साउथ अफ्रीका दोनों कंट्रीज की जीनोमिक एबिलिटीज जो हैं लैब्स में बहुत अच्छी हैं। वो कॉन्स्टेंटली ये चीज चेक कर रहे हैं कि डिफरेंट स्ट्रेन्स आए हैं कि नहीं इस देश में। यूके में स्पेन से एक स्ट्रेन आया था पिछले समर जो उन्होंने आइडेंटिफाई करा, जिसमें ज्यादा कोई ऐसे इश्यूज नहीं पाए गए। बट ये जो दोनों स्ट्रेन्स हैं इसमें मैंने जैसे पहले बोला है कि स्पाइक प्रोटीन की म्यूटेशंस हैं, और स्पाइक प्रोटीन वो प्रोटीन है जो हमारे लंग्स के एस रिसेप्टर्स पे अटैच करता है ताकि वो लंग्स में एंट्री ले सके, हमारे सेल्स में एंट्री ले सके। तो जो साउथ अफ्रीका और यूके के स्ट्रेन में डिफरेंसेस पाए गए हैं वो ये हैं कि साउथ अफ्रीका के स्ट्रेन में वो स्पाइक प्रोटीन की म्यूटेशंस ज्यादा हैं, और जिन पेशेंट्स में साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन पाया गया उनमें देखा गया कि वायरल लोड यानी कि जो नंबर्स हैं ऑफ द वायरस इनसाइड द बॉडी वो ज्यादा पाए गए। तो इसलिए उनकी जो उस वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी इंक्रीज हुई है, यंगर लोग में ज्यादा पाया गया है, हॉस्पिटल एडमिशंस हुई हैं, और जब हॉस्पिटल एडमिशंस इंक्रीज होती हैं तो हॉस्पिटल्स पे लोड पड़ता है, एनएचएस पे लोड पड़ता है, डॉक्टर्स नर्सेज सब पे इंक्रीज प्रेशर पड़ता है, और उससे ऑब्वियसली जो पेशेंट केयर है वो अफेक्ट होती है। एंड दैट कैन लीड टू डिफरेंस इन मोर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, पेशेंट की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हॉस्पिटल के अंदर वो सब अफेक्ट होती हैं उन चीजों से। सो इट्स अ स्पाइरल प्रोसेस कि एक चीज होती है वो दूसरी चीज को अफेक्ट करती है। जहां तक सिम्टम्स की बात है, सिम्टम्स अभी तक हमें कोई ऐसे डिफरेंस नहीं पाए गए हैं। ये जो बेसिक चीज है इस वायरस की वो सेम है। ये ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है एंड इट इज गोइंग टू बी स्टॉप्ड बाय कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और मास्क वेयरिंग, हैंड हाइजीन और ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स जो अब शुरू हो गए हैं, उससे ये साइकिल ब्रेक होगा। आपने जो दूसरा क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है, सॉरी, आप फिर से बता सकते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन जो था? मैं आपसे बस इतना ही जानना चाहती थी कि क्या आपको लग रहा था कि पहले शायद थोड़ी और पाबंदियां लगा दी जाती तो शायद स्थिति इतनी बेकाबू नहीं होती? जी बिल्कुल। देखिए, जो मिक्स मैसेजेस आए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से
बोरिस जॉनसन से कि पहले टीयर 1, फिर टीयर 2, फिर टीयर 3, फिर एक नया टीयर 4, और उसके बाद स्कूल्स क्लोज करना, स्कूल्स ओपन करना, फिर से स्कूल्स क्लोज करना। इससे बहुत कंफ्यूजन हुआ है लोगों में। लोगों को मुझे अगर पूछा जाए कि क्या क्या एग्जैक्ट रूल्स हैं क्वारंटीन के, क्या रूल्स हैं स्कूल्स के, क्या रूल्स, शायद मुझे भी उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं हो बिकॉज ऑफ द मिक्स्ड मैसेजेस। और ये बात सही है कि सितंबर में जब लिमिटेड लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम पे अगर एक फुल लॉकडाउन होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। तो डेफिनेटली लीडरशिप में प्रॉब्लम हुई है और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई है यूके में और यूएस में भी। बिल्कुल, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। एक और पहलू की हम बात कर लेते हैं जो कोरोना से जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि कोरोना के 2 नए स्ट्रेन मिले हैं, एक यूके में और एक दक्षिण अफ्रीका में। अब यूके वाले स्ट्रेन को लेकर जब जो दक्षिण अफ्रीका वाला स्ट्रेन है उसको लेकर ये अभी तक सामने आया कि इन्फेक्शियस तो है ही, लेकिन थोड़ा खतरनाक भी पहले के मुकाबले ये ज़्यादा लग रहा है। और वैक्सीन जो है वो अब तक यूके वाले स्ट्रेन पर तो कारगर था, लेकिन साउथ अफ्रीका वाला जो स्ट्रेन है उसको लेकर ब्रिटेन के जो स्वास्थ्य सचिव हैं मैट हैंकॉक, उन्होंने चिंता जाहिर की। वैज्ञानिकों को इस बात की आशंका है कि इस स्ट्रेन पर कोरोना का वैक्सीन काम करेगा या नहीं, ये पूरे भरोसे से वो ये बात नहीं कह पा रहे। रिसर्च अभी जारी है और भी बातें इसमें आगे सामने आएंगी। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वीर पुष्पक, यहाँ पर आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि ये जो चिंता अब वैज्ञानिकों में आ रही है, क्योंकि बहुत सारी पाबंदियां जो हैं पहले ही लगाई गई हैं, जो फ्लाइट्स हैं वो भी रोकी गई हैं, लेकिन ये जो वैक्सीन को लेकर अब चिंता जाहिर की गई है कि साउथ अफ्रीका वाला जो स्ट्रेन है उस पर काम करेगा या नहीं, इसको लेकर क्या जानकारी है और ये चिंता आखिर कैसे सामने आई है? जी देखिए, मैट हैनकॉक ने ये डाटा रिलीज नहीं किया है कि इनके पास ये इंफॉर्मेशन कैसे है। कई साइंटिस्ट का मानना है कि वैक्सीन जो हैं वो काम करेंगी इन स्ट्रेन्स पे, और कई साइंटिस्ट थोड़े डाउटफुल हैं। अगर हम दोनों वैक्सीन जो रिलीज हुई हैं उनका मैकेनिज्म देखें तो हमें थोड़ा सा ज्यादा समझ आएगी। जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है वो एक एडिनो वायरस वैक्सीन है, वो एक लाइव वायरस वैक्सीन है। तो जो वायरस स्ट्रेन हमें दिखते हैं उसके जो स्पाइक प्रोटीन के पीसेज हैं और उनका जो डीएनए है और आरएनए है वो उसको हम इंसर्ट करते हैं बॉडी में, जिससे हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो अगर कोई स्ट्रेन में म्यूटेशन है तो उस वैक्सीन को फिर से बनाने में एटलीस्ट उन्होंने बोला है कि 4 to 6 वीक्स या मे बी इवन 2 to 3 मंथ्स लग सकते हैं। जहां तक फाइजर और मॉडर्ना की जो वैक्सीन है वो एक न्यू टेक्नोलॉजी है, जिससे उन्होंने एमआरएनए टेक्नोलॉजी यूज करी है, उसमें वो ट्वीक्स जो हैं इन एमआरएनए टेक्नोलॉजी में वो बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो इसलिए उनका मानना है कि विद इन अ वीक या विद इन अ फ्यू डेज अगर कोई नया स्ट्रेन है तो उसमें वो डिफरेंसेस करके इस नई वैक्सीन को रिलीज कर सकते हैं। बट अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उस प्रोसेस में। उसकी ट्रायल्स होंगी, क्या हम नई वैक्सीन को ट्राई करेंगे डिफरेंट लोगों में, डिफरेंट पॉपुलेशंस में, और क्या पुरानी वैक्सीन इन स्ट्रेन्स पे काम कर रही है कि नहीं, ये हमें सिर्फ थोड़े टाइम के बाद ही पता लगेगा, जब हमें नंबर्स देखने को मिलेंगे कि नंबर्स ड्रॉप हो रहे हैं कि नहीं आफ्टर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैव स्टार्टेड। तो बहुत मुश्किल है ये क्वेश्चन आंसर करना इस टाइम पे। और मेरे ख्याल से जो मिक्स मैसेजेस हैं साइंटिफिक कम्युनिटी से, वो जाहिर सी बात है कि उनको नहीं पता इस चीज का आंसर कि ये वैक्सीन इफेक्टिव होगी कि नहीं। बट होपफुली I hope that this vaccine will prove effective for both the strains. जी, और शायद यही वजह है कि अभी वैज्ञानिक और डॉक्टर जो हैं वो पूरे भरोसे के साथ नहीं कह पा रहे हैं। डॉक्टर त्रिखा, यहाँ पर हमारे यहाँ जब नया स्ट्रेन सामने आया था तब ये कहा गया था कि आरटीपीसीआर तो हो ही रहा है, लेकिन जीन म्यूटेशन भी किया जाएगा। क्या अभी भी जीन म्यूटेशन जो है वो सभी मरीजों में किया जा रहा है, या सिर्फ हर राज्य के जो 5% पॉजिटिव मरीज है उन्हीं में किया जा रहा है? नहीं, अभी ये जीन म्यूटेशन हर मरीज में नहीं किया जा रहा है। कोई स्पेसिफिक जगह ही है जहाँ पे ये हो सकता है और वहीं ये टेस्ट किया जा रहा है। ये सब में नहीं हो रहा है, और ना ही ऐसे सारे लैब हैं जहाँ ये किया जा सकता है। हमें ये देखना है कि जी आप पूरी बात करें अपनी। हाँ, हमें ये देखना है कि ये जो म्यूटेशन हुआ है ये एंटिसिपेटेड था, ये पता था डॉक्टर को कि वायरल इन्फेक्शन होंगे, ये म्यूटेट करेंगे। और इस जब म्यूटेट होता है तो फिर वैक्सीन नया बनेगा या वैक्सीन को भी थोड़ा सा ट्वीक किया जाएगा और दोबारा ट्रायल करना है कि नहीं करना है। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, कोई एक फाइनाइट प्रोसेस नहीं रहता है। एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो होता है वो हर 6 महीने 9 महीने के बाद नए स्ट्रेन से फिर हर साल नया वैक्सीन आता है, और हम सब डॉक्टर लोग तो नया वैक्सीन लेते ही हैं और बाकी मरीजों को भी कहते हैं कि आप नया वैक्सीन लीजिए।
बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने डॉक्टर त्रिखा कही है, क्योंकि लगातार वायरस में बदलाव हो रहे हैं, नए नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो वैक्सीन है उसकी प्रक्रिया भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहेगा और बदलाव जो है वो वायरस को देखते हुए वैक्सीन में भी करने होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमसे जुड़े। लेकिन एक ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपके भेजे हुए सवालों के जवाब। हमारे साथ खास एक्सपर्ट जुड़े रहेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम आप लोगों के सवाल लेते हैं, दर्शकों के, और हमारे साथ खास मेहमान हमेशा यहाँ पर जुड़े होते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश मिश्रा हैं, डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड माइक्रोबायोलॉजी के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पर पहला सवाल हम डॉक्टर साहब लेने जा रहे हैं, जो वो है दिल्ली से आसिम अपना सवाल पूछेंगे। हेलो डॉक्टर, मैं मिशेल दिल्ली से, और मेरा सवाल ये है कि जिनको पहले से ही कोविड हो चुका है, क्या उन्हें भी वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है? बहुत अच्छा सवाल है। नॉर्मली अगर आपको एक बार कोविड हो गया है तो आपके ठीक होने के कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि आपके इम्यून सिस्टम ने उसको फाइट किया और उसके अंदर इम्यून मेमोरी है, और दोबारा अगर उस तरह का कोई इन्फेक्शन होगा तो आप उसको रोक पाएंगे। दूसरी चीज़ें होती है कि इनेट इम्यूनिटी से आपने उसको फेस किया है, इसका मतलब दोबारा आने से अगर वायरस में थोड़ा बहुत चेंज है तो उससे आपको फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे हमको हर साल कोल्ड होता है क्योंकि उससे वायरस थोड़ा बदला रहता है। इसलिए अगर संभव है तो दोबारा वैक्सीन लेना या दोबारा इन्फेक्शन होने के बावजूद वैक्सीन लेने से अच्छा रहेगा। उससे हम एकदम से सुरक्षित रहेंगे, ऐसा नहीं कह सकते कि फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन से, लेकिन वैक्सीन से सुरक्षा जो है और अच्छी होती है, क्योंकि वैक्सीन डिजाइन इस तरह से होती है कि वायरस के खिलाफ हमारे इम्यून सिस्टम को सजग करती है, जिससे कि हम आगे इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। अब हालांकि इन वैक्सीन का प्रोटेक्शन कितने दिन तक है, वो उन सब चीज़ों के बारे में अभी उतनी अच्छी जानकारी नहीं है, वो समय पे पता चलेगा। लेकिन सीधा जवाब ये होगा कि वैक्सीन ले लेना चाहिए। बिल्कुल, ये दिल्ली से मिशेल थी जिन्होंने अपना सवाल पूछा था, और अब आसिम जो है वो अपना सवाल पूछेंगे दिल्ली से। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं हूं आशिम कस्तूरी दिल्ली से। मेरा सवाल ये है, यदि जनवरी में टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा तो हमारे देश की आबादी तक कब तक पहुंचेगा? मैं कब तक उम्मीद कर सकता हूं लगवाने की? मेरा बच्चा जो छोटा है कब तक उम्मीद कर सकता है? धन्यवाद। अभी ये अलाउड नहीं है, क्योंकि जो इसका जो ट्रायल्स हुए हैं वो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हुए हैं। अभी एक नया ट्रायल 16 साल से ज़्यादा उम्र का होगा। तो बच्चों को ये टीका या जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको ये टीका नहीं दिया जाना है। आप ये भी समझ लीजिए कि ये इमरजेंसी यूसेज के लिए है, तो इसलिए एकदम से बिना किसी मॉनिटरिंग को इसको देना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट लोग पता कर रहे हैं। और ये वैक्सीन, ये जो पैंडेमिक है, हमको वैक्सीन एक उसमें हमारा एक एडिशनल हथियार है। ये पूरी तरह से पूरा सलूशन नहीं है इसके लिए, ये पूरी तरह से इसका समाधान नहीं है कि अब वैक्सीन आ गई तो सब कुछ ठीक हो गया। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये कि जैसे आप बोल रहे थे कि अभी जनवरी से शुरू होगा, अब 1 महीना 1.5 महीना इसके पूरे टीकाकरण में लगेगा। एक आदमी को जैसे आज अगर आपको लगा तो 1 महीने के बाद फिर आपको दूसरा लगेगा, फिर 15 दिन के बाद इम्यूनिटी ठीक होगी। इसका मतलब हुआ कि 2 महीने तक ऐसे भी आप सुरक्षित नहीं हो, टीका अगर चालू भी किया आज के दिन उस पर भी। दूसरी चीज, हमको ये ठीक से नहीं पता है कि ये वैक्सीन किस हद तक हमको प्रोटेक्ट करेंगी। ये बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, एक तरह से साइंस ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आपने सुना होगा कि कोई वैक्सीन 70% एफिकेसी है, कोई वैक्सीन की क्षमता 80% है, किसी की 90% है। हमने वैक्सीन तो लगाया, लेकिन हो सकता है हम उन 20% में निकलें जिनके ऊपर वैक्सीन का असर ना होगा। ये नॉर्मल चीज होती है। तो इनकी एफिकेसी और कब तक ही हमको प्रोटेक्ट करेंगी। आज हमने वैक्सीन दिया, 3 महीने तक का डेटा है, 4 महीने तक, क्या 6 महीने के बाद हमको प्रोटेक्शन रहेगा इसका? और दूसरी वो अभी डेटा आना बाकी, वो 6 महीने के बाद ही आ सकता है। और दूसरी चीज, अगर हो सकता है कि वायरस और ज्यादा बदल जाए तो ये भी हो सकता है कि जो वैक्सीन है वो कमजोर पड़ने लगे। और सबसे बड़ी चीज हिंदुस्तान के लिए ये है कि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है कि कितना भी हम फैसिलिटी कर लें, कितना भी अवेलेबिलिटी हो, हमको पूरी पॉपुलेशन को या कम से कम 70%, 60-70% लोगों को वैक्सीनेट करने में
6 महीना 1 साल का टाइम लग सकता है, उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो इसलिए इस पैंडेमिक को हमको, एक वैक्सीन हमारा अलग से हथियार है, लेकिन हमारे पास जो सोशल वैक्सीन है, मास्क वाली, हैंड हाइजीन और फिजिकल डिस्टेंसिंग वाली, वो हमको ज्यादा कारगर होगी इस लड़ाई को जीतने में। वैक्सीन मदद करेगी जरूर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश मिश्रा, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं हमसे। आप डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सेलुलर एंड माइक्रोबायोलॉजी में। बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को ये सभी जानकारियां काम आएंगी। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर साहब ने बोली वो यही है कि वैक्सीन हमारे पास एक हथियार की तरह है, लेकिन हमारे पास जो दूसरे हथियार हैं जिन्हें हम बहुत वक्त से इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें हमें जारी रखना है। चाहे हम वैक्सीन लगवा लें, उसके बाद भी मास्क पहनना ज़रूरी होगा, सैनिटाइज करना, अपने हाथों को साफ रखना ज़रूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अभी हमें आने वाले वक्त में करना होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।